प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत को लेकर आया हूँ। एमए चतुर्थ सत्र के विद्यार्थियों के लिए खासकर, जिसमें जो हमारा पहला थिंकर है वो है प्लेटो। मैंने आपको कल बताया था, सिलेबस आपका इसका बताया था कि इसमें पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत में अलग अलग थिंकर हैं, और जो पहला जो हमारा थिंकर है, पहला जो फिलोसफर है वो है प्लेटो। और जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है प्लेटो का काव्य सिद्धांत। काव्य के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है, क्या सिद्धांत प्लेटो के रहे हैं। जहां तक प्लेटो की बात है, पाश्चात्य जगत में प्लेटो का बहुत बड़ा नाम है। पाश्चात्य संसार में प्लेटो एक विशेष महत्व जो है वो रखते हैं प्लेटो जी। और इनका जन्म यूनान में हुआ। यूनान की राजधानी एथेंस के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ, और उनका समय जो है 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व माना जाता है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक जो है वो माना जाता है। और ग्रीक के महान विचारक हुए प्लेटो। ये प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य माने जाते हैं। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। और प्लेटो जो थे, प्लेटो का परिवार जो था राजनीति से जुड़ा हुआ था, और ये भी राजनीति में ही भाग लेना चाहते थे। प्लेटो का परिवार राजनीति से जुड़ा था, पॉलिटिक्स से, और प्लेटो भी पॉलिटिक्स में ही जाना जो थे वो चाहते थे, परंतु वो बहुत ही अध्ययनशील थे, लगातार पढ़ाई करते रहते थे, अध्ययनशील थे। अध्ययनशीलता के कारण वो राजनीति में नहीं जा पाए। जैसा कि आपको मालूम है, राजनीति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो राजनीति में नहीं जाता है, यही कारण कि ये अत्यधिक अध्ययनशील होने के कारण जो थे वो राजनीति में नहीं जा पाए। और इन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना की, जिसके स्वयं निदेशक डायरेक्टर जो थे वो स्वयं प्लेटो थे। एक विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने की, और जिसके जो निदेशक थे स्वयं प्लेटो जी जो थे वो थे। और इस विद्यापीठ में दर्शन शास्त्र, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, न्याय, विधि आदि विषयों की जो थी वो शिक्षा जो थी वो दी जाती थी। प्लेटो जो थे पाश्चात्य जगत में ज्ञान विज्ञान का प्रवर्तक प्लेटो को माना जाता है। उन्होंने लगभग अपने 30 भाषण दिए, और इनके हर एक भाषणों में राजनीति, दर्शन, विज्ञान, न्याय, गणित, काव्य, नीति शास्त्र, हर एक विषय पर इन्होंने अपने सटीक जो बात जो थी वह रखी, और उसके जनक जो हैं वो माने जाते हैं। मतलब यूं कहें कि प्लेटो जो थे हर एक विषय के ज्ञाता प्लेटो जो है वो माने जाते। कोई भी विषय जो है जो था इनसे अछूता नहीं रहा। बहुत बड़े विद्वान प्लेटो हैं, और कोई भी विषय जो है इनसे अछूता नहीं रहा। जहां तक बहुत ही कवि हृदय इनको माना जाता है। बहुत प्रतिभा संपन्न थे और कवि हृदय थे। जिस तरह कवियों का हृदय होता है, इनका हृदय भी कवियों के हृदय की भांति था, और प्रतिभा संपन्न इनको जो है वो माने जाते हैं। और जहां तक इनके काव्य सिद्धांत का सवाल है, प्लेटो के काव्य के बारे में क्या सिद्धांत ये है। काव्य जो उस समय काव्य को, आज तो काव्य को हम कविता को काव्य मानते हैं, उस समय संपूर्ण जो साहित्य था उसको काव्य मान लिया जाता था। ठीक है, तो काव्य के बारे में उनका क्या सिद्धांत है, काव्य के बारे में प्लेटो क्या कहते हैं। ठीक है, ना सिर्फ काव्य को कविता के संदर्भ में हम देखेंगे, संपूर्ण साहित्य को हम काव्य जो है वो मान लेते हैं, उस समय मान लिया जाता था। अब उससे पहले भी, प्लेटो से पहले भी होमर, हेसियाड आदि विद्वान थे। होमर और हेसियाड नाम विद्वान मैंने आपको बताए नाम, जिन्होंने काव्य के बारे में अपने विचार दिए हैं। ना सिर्फ प्लेटो ने अपने काव्य के बारे में विचार दिए, मैंने आपको दो नाम और गिनाए जो पाश्चात्य थिंकर ही थे, होमर और हेसियाड। दो नाम बताए, होमर और हेसियाड। इन्होंने भी प्लेटो की तरह ही काव्य के विषय में अपने विचार जो थे वो व्यक्त किए हैं। और इन विद्वानों का कहना था, होमर और हेसियाड,
इन विद्वानों का मानना था कि काव्य का लक्ष्य जो है वो शिक्षा देना और आनंद प्रदान करना है। काव्य का लक्ष्य शिक्षा देना और आनंद प्राप्त करना है। किसने कहा? होमर और हेसियाड ने ये कहा था कि काव्य के लक्ष्य जो है वो शिक्षा प्रदान करना और आनंद जो है, आनंद प्रदान करना जो है काव्य का लक्ष्य माना जाता है। और प्लेटो जो थे बहुत श्रद्धा रखते थे किसके साथ? होमर के साथ। परंतु काव्य के विषय में होमर की भी उन्होंने निंदा की। किसकी? होमर, जो कि बहुत श्रद्धा रखते, बहुत इज्जत करते थे। किसकी? होमर की। कौन? प्लेटो। प्लेटो होमर की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, परंतु काव्य के विषय में उन्होंने जो है होमर को भी नहीं बख्शा। होमर की भी उन्होंने बहुत ज्यादा निंदा जो है वो की। प्लेटो ने असंख्य कवियों का अध्ययन किया। मैंने पहले ही बता दिया, प्लेटो बहुत बड़े विद्वान थे और असंख्य, एक नहीं अनेक कवियों का अध्ययन जो है, कवियों को पढ़ा उन्होंने और अध्ययन किया। और उनका मानना है, जब उन्होंने कवियों को पढ़ा तो उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने ये माना कि काव्य का जो उनका अनुभव हुआ कि काव्य समाज हित का विरोधी है। काव्य जो है समाज का हित नहीं करता, उसका विरोध करता है। काव्य का समाज के उत्थान में कोई भी भूमिका काव्य की नहीं है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। बहुत से कवियों का अध्ययन करने के बाद प्लेटो ने कहा कि काव्य जो है समाज का हित जो है नहीं करता है, समाज का विरोधी है काव्य। और प्लेटो, इसका कारण क्या था? क्योंकि प्लेटो एक समाज सुधारक थे और आदर्शवादी व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया और आदर्शवादी व्यक्ति प्लेटो को जो है वो माना जाता है। तो अब उस समय एथेंस में वो रहते थे, यूनान के एथेंस में वो रहते थे। उस समय की परिस्थितियां का अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है। अब प्लेटो ने क्यों कहा? प्लेटो ने क्यों कहा कि काव्य जो है उसको समाज में कोई भी स्थान जो है काव्य का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि समाज का विरोधी है, समाज का विरोध करता है काव्य, समाज को सही दिशा में नहीं ले जाता है। तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि प्लेटो ने कहा क्यों ऐसा, क्या कारण? क्योंकि प्लेटो बहुत बड़े विद्वान थे। प्लेटो ने ऐसे नहीं कहा। प्लेटो ने जो चीज कही कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है। उन्होंने बहुत से कवियों का अध्ययन किया, बहुत से काव्य का अध्ययन किया, तभी उन्होंने कहा कि समाज का विरोधी है, समाज का हित जो है काव्य नहीं कर सकते हैं। कवि और काव्य के बारे में प्लेटो का मानना है कि हमेशा सत्य और तर्क का समर्थन प्लेटो करते थे, सच कहते थे और तर्क, लॉजिक पर बात करते। और उनका काव्य जो है लॉजिक पर बात नहीं करता, तर्क पर बात नहीं करता है, ठीक है। और सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने, कवि हृदय थे प्लेटो, कवि हृदय थे, उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने कवि हृदय की भी बलि चढ़ा दी। उनका कवि हृदय उसको भी उन्होंने दबा दिया। क्यों? सत्य की कसौटी पर। और मैंने पहले ही कहा कि होमर की भी उन्होंने निंदा नहीं की। अब प्लेटो ने एक किताब में दी रिपब्लिक प्लेटो की एक, उसमें उन्होंने लिखा है प्लेटो ने कि सत्य का पक्षधर होने के कारण वह बौद्धिक आनंद का समर्थक था। सत्य का पक्षधर होने के कारण बौद्धिक आनंद का समर्थक था, इंद्रिय आनंद का नहीं। इंद्रिय आनंद, इंद्रियों का आनंद, इंद्रियों का आनंद का समर्थक नहीं था। परंतु काव्य का संबंध इंद्रिय आनंद से है। रिपब्लिक में कहा, रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने कहा कि सत्य का पक्षधर होने के कारण वह बौद्धिक आनंद का समर्थक है, इंद्रिय आनंद का नहीं। इंद्रिय आनंद जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे इंद्रियों को आनंद पहुंचाता है, उन आनंद का समर्थन प्लेटो नहीं करते हैं, ठीक है, इंद्रिय आनंद का। इसलिए काव्य जो है इंद्रियों को आनंद देता है। जब हम काव्य पढ़ते हैं, कोई सुखांत या दुखांत पढ़ते हैं, कोई ट्रेजेडी हम पढ़ते हैं, तो हमें एक अंदर से सुकून मिलता है, सुख मिलता है, काव्य सुख जिसको कहते हैं। कोई भी कविता हम पढ़ लेते हैं, कोई उपन्यास हम पढ़ लेते हैं, कोई कहानी हम पढ़ लेते हैं, तो उससे अंदर से एक सुकून की प्राप्ति हमें जो है वो हो जाती है। तो वो इंद्रियों को आनंद होता है। तो प्लेटो ने कहा कि काव्य जो है इंद्रिय आनंद जो है, इंद्रिय का आनंद नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, काव्य को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, उन्होंने काव्य को अस्वीकार कर दिया। कारण जिस समय, उस समय का समाज जो था, प्लेटो, मैंने पहले ही कहा कि प्लेटो एक समाज सुधारक थे और वो समाज को सुधारने का प्रयास उन्होंने किया, ठीक है। समाज को प्लेटो सुधारना चाहते थे कि समाज को किस तरह से मैं सुधार जो है वो करूं। और वो एथेंस निवासी थे, वो एक सभी एथेंस निवासी जो थे एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे।
क्योंकि उस समय का समाज जो था, उस समय एथेंस में अल्पतंत्र था। अल्पतंत्र मतलब कुछ गिने चुने लोगों का तंत्र था, कुछ गिने चुने लोगों के पास, गिने चुने सामंतों के पास जो एथेंस की सत्ता जो थी। यूनान का एक शहर है एथेंस, जहां पर जन्म हुआ प्लेटो का, जहां पर रहते थे प्लेटो। तो समाज के कुछ गिने चुने लोगों का राज्य वहां पर था, और उस समय के युवक और युवतियां जो थे वो भोग विलास में डूबे हुए थे, ठीक है। और सद परामर्श से वो दूर भागते थे, मनोरंजन में लिप्त रहते थे। और प्लेटो का मानना है कि काव्य केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाता है, और जब काव्य मनोरंजन के लिए लिखा जाएगा तो उस समय के नागरिकों को और भड़काएगा, उनके भोग विलासों को और भड़काएगा, और समाज गर्त में चला जाएगा। एक आदर्श समाज की परिकल्पना वो करते थे। एक आदर्श समाज या एक आदर्श नागरिक वो नहीं बन पाएंगे। जब आदर्श नागरिक नहीं बन पाएंगे तो इसलिए उन्होंने काव्य की निंदा की, ठीक है ना। यही कारण रहा कि उनका मानना था कि उस समय काव्य मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। एथेंस में मनोरंजन के लिए लिखा जाता। अब जब मनोरंजन के लिए काव्य लिखा जाता था तो जो युवक और युवतियां थी वो भोग विलास में डूबे हुए थे, अपने ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे थे, भोग विलास में डूबे हुए थे। तो यही कारण रहा कि उन्होंने काव्य की निंदा कर दी। अब काव्य की निंदा इस कारण उस समय की मजबूरी थी प्लेटो की, काव्य की निंदा करने की। तो उन्होंने एक सत्य की व्याख्या की, एक अलग सिद्धांत उन्होंने दिया, सत्य की व्याख्या। तब उन्होंने कहा, प्लेटो ने कहा कि जब कई प्राणियों और वस्तुओं की एक सामान्य संज्ञा होती है, जब कई प्राणी और वस्तुओं की एक सामान्य संज्ञा होती है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसका एक सामान्य आदर्श भी होगा। जब एक सामान्य संज्ञा, कई प्राणियों और वस्तुओं की एक सामान्य संज्ञा होती है तो उनका एक कल्पना हम करते हैं कि एक आइडल होगा, एक आदर्श जो है वो होगा, आदर्श रूप उनका कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ईश्वर ऐसे ही सामान्य आदर्श का करता है, ईश्वर एक आदर्श बनाता है, ठीक है ना। ईश्वर को उन्होंने चुना। प्लेटो का कथन है कि सामान्य आदर्श जो सच है, जो सामान्य आदर्श है वो सत्य है और सच है। जो सत्य आदर्श नहीं वो समाज के लिए हानिकारक है। जो सच नहीं है, आदर्श नहीं है, वो समाज के लिए हानिकारक है। जिसको हम आइडल नहीं मान सकते, किस चीज को हम आइडल नहीं मान सकते तो समाज के लिए वो चीज हानिकारक होगी। तो इस कारण उन्होंने कहा कि जो मूल सत्य का जो कर्ता है, जिस तरह से हम कहते हैं कि ये, जिस तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ठीक है ना। ईश्वर क्या है? ईश्वर ही सच है, ये कहते हैं, ईश्वर जो है वो सच है। तो उन्होंने कहा कि ये संसार जो है, अगर ईश्वर सत्य है, संसार जो है ईश्वर की अनुकृति है, ठीक है ना। संसार ईश्वर की ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर सच है, और उसका अनुकरण, ईश्वर का अनुकरण किसने किया? संसार ने। संसार ईश्वर की अनुकृति है, अनुकरण किया, नकल की, ईश्वर की नकल की, संसार बन गया, ठीक है। सच क्या था? ईश्वर था, ईश्वर की नकल करके संसार बन गया। और काव्य ने फिर संसार की नकल की, ठीक है ना। काव्य जो है वो, काव्य की सामग्री हमें संसार से मिलती है। कोई भी हम उपन्यास लिखते हैं, स्टोरी हमें संसार के किसी मनुष्य की स्टोरी लेते हैं, प्रकृति की चित्रण करते हैं, संसार से लेते हैं। तो उन्होंने पहले क्या कहा कि ईश्वर, संसार जो है ईश्वर का अनुकरण है। सत्य क्या है? सच क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर का अनुकरण क्या है? संसार है, ठीक है जी। संसार ईश्वर का अनुकरण है और काव्य जो है संसार का अनुकरण है। तो उन्होंने कहा कि काव्य जो है वो अनुकृति का अनुकृति है, नकल की भी नकल है, ठीक है ना। और सत्य से बहुत दूर है, तिगनी दूरी पर है। प्लेटो ने कहा कि सत्य से तिगुनी दूरी पर है, बहुत दूर है। सच कुछ था और काव्य में कुछ और दिखाया जाता है, बहुत दूर है। इसलिए काव्य का समाज में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? ये सत्य की परिकल्पना उन्होंने की। एक और उदाहरण, पलंग का उदाहरण दिया, ठीक है ना। एक पलंग का उदाहरण भी दिया। मैंने आपको सत्य की व्याख्या बताई कि सच क्या मानते हैं, ईश्वर को सच मानते हैं, ठीक है ना। प्लेटो ईश्वर को सच मानते हैं, और उसके बाद ईश्वर का अनुकरण जो है वो संसार है, संसार का अनुकरण काव्य, इसलिए काव्य का कोई भी स्थान जो है वो नहीं होना चाहिए, ये कहा प्लेटो ने। और उसके बाद एक पलंग का उदाहरण दिया, ठीक है। मान लो कोई बढ़ई जो है एक पलंग बनाता है, मिस्त्री जो एक पलंग बनाता है, और ईश्वर ने एक आदर्श पलंग बनाया, भगवान ने, क्योंकि सारी चीजें भगवान की दी हुई हैं। भगवान ने एक आदर्श पलंग बनाया
और उसके बाद मिस्त्री उस पलंग की परिकल्पना करता है, बढ़ई जो है उस पलंग की परिकल्पना करता है और एक और आदर्श बना देता है, एक और पलंग बना देता है, उसकी अनुकरण नकल करता है। उसके बाद उस बढ़ई को देखकर अन्य बढ़ई जो है और पलंग बनाते, बहुत से पलंग बन गए। तो सच क्या था, जो ईश्वर प्रदत्त आइडल एक आदर्श पलंग था वो, उसके बाद बढ़ई ने बनाया, उसकी नकल की, बढ़ई के बाद किसी दूसरे बढ़ई ने नकल की, उसका बनाते 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 आज हमारे पास पलंग ही पलंग हो गए। ठीक है, तो सच क्या था, बढ़ई या चित्रकार मूल पलंग से परिचित नहीं था, मूल परिकल्पना की भ्रम में जिए हम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि काव्य जो है हमें भ्रम में रखता है, इसलिए हमें काव्य का कोई भी स्थान जो है समाज में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और सत्य से बहुत दूर है। अब त्रासदी का लेखक जो ट्रेजडी लिखता है, ठीक है ना, त्रासदी का लेखक जो है अपने अनुकार्य से पूर्णतः अवगत नहीं होता है, जो भी वो करता है उससे पूर्णतः अवगत नहीं होता, जानता नहीं है उसको, इसलिए वह सत्य के रूप का अंकन नहीं कर सकता है। सच उसने देखा ही नहीं, ठीक है ना, किसी को मरता हुआ दिखा रहा है, किसी को क्या दिखा रहा है त्रासदी का लेखक, तो उसने सच का अंकन वो नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मूलतः कवि का लक्ष्य क्या होता है, कवि या तो यश के लिए काव्य लिखता है या फिर अब धन का विलासी होता है, पैसे के लिए। ठीक है ना, जो भी हम कवि लोग जो है, उन्होंने कहा, प्लेटो ने कहा कि कवि लोग जो है लिखते हैं, दो कारण होते हैं, या धन या यश, अपनी प्रशंसा चाहते हैं। ठीक है ना, मेरी वाहवाही हो, सारे मेरी वाहवाही करें, मेरी प्रशंसा हो, पूरे समाज में पूरे जगत में मेरी प्रशंसा हो, या फिर उसका जो है एक मकसद होता है धन कमाना, दो। तो इसलिए उन्होंने कहा कविता में भावनाओं को बढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ताकि ऐसी में इमोशंस को जगाऊं, लोग अत्यधिक लोग मेरे काव्य को पढ़ें, बहुत से लोग जो हैं मेरे काव्य को पढ़ें, इमोशन जगाने का प्रयास जो है कवि करता है। ठीक है, तो वो सच से दूर है, इसलिए उनका कोई भी सिद्धांत जो है वो नहीं चाहिए। उसके बाद प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया। मैंने दो सिद्धांत आपको बताए, मैंने काव्य की व्याख्या आपको बताई, काव्य के बारे में क्या मानते थे, उसके बाद मैंने बताया सत्य के बारे में क्या कहा प्लेटो ने, पलंग का उदाहरण मैंने आपको दिया। उसके बाद प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण होता है नकल करना, प्लेटो को करने की कवि सत्य का ज्ञाता नहीं होता है, कवि नहीं हो सकता है, सत्य नहीं जानता है कवि। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि काव्य सत्य की अभिव्यक्ति ना होकर अनुकरण का भी अनुकरण है, अनुकरण का भी अनुकरण है। ठीक है ना, और हम तक जो पहुंचता, जो उन लोगों तक, आम नागरिकों तक जो चीज पहुंचेगी वो बहुत सत्य से बहुत दूर होती है, तिगुनी दूरी पर होती है। ठीक है ना, जो भी सत्य भगवान ने बनाया, सत्य जिस मान लो इस कमरे में बैठा हूं, ये कमरा बनाया हुआ है, बना हुआ, इसकी परिकल्पना पहले ईश्वर प्रदत्त परिकल्पना थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ये कमरा बना दिया, उसके बाद मैंने इस कमरे के ऊपर कविता लिख दी। ठीक है ना, काव्य लिख दी इस कमरे के ऊपर। अब सत्य का ईश्वर प्रदत्त कमरा है, एक परिकल्पना की, उसके बाद मैंने इस कमरे के बारे में मैंने कुछ अपनी मर्जी से जो है वो लिख दिया। जब मैंने इसके ऊपर लिख दिया तो पाठकों ने जब पढ़ा तो पाठकों का पाठक, सत्य क्या था, ये कमरा था, पाठकों के दिमाग में जो गया वो कुछ और ही चला गया। ठीक है ना, क्योंकि सत्य ये कमरा था। उसके बाद मैंने इस कमरे को सूक्ष्म अवलोकन किया, इस कमरे को देखा, उसके बाद अपने इसका चित्रण जो है अपने दिमाग में लाया, उसके बाद दिमाग से मैंने लेखनी के द्वारा कागज पर उतारा, वो कागज उसके बाद किताब बनी, उसके बाद पाठकों में गई और पाठकों के दिमाग में कितना घुसा, तो सत्य से कितनी दूरी पर हो गया। प्लेटो का ये मत है कि सत्य से बहुत दूर हो गया है काव्य, इसलिए काव्य का कोई भी स्थान जो है अनुकरण का अनुकरण है, नकल की भी नकल है। अनुकरण होता है नकल, नकल की भी नकल जो है वो की जाती है। तो प्लेटो ने चित्रकार की, मैंने आपको बताया चित्रकार की भी बात की कि एक आदर्श चित्र हमारे सामने होता है और चित्र बनाने वाला चित्रकार जो है वो चित्रकला को जानता नहीं है, चित्र कैसे बनाए जाते हैं, चित्रकला को जानता नहीं है, वो किसी की नकल करता है, किसी ने देखा, कोई भी चीज हम देखा देखी में करते हैं, किसी से देखा, उसने किससे देखा नहीं मालूम। ठीक है ना, कोई चित्र बनाया, मान लो भगवान की हम परिकल्पना करते हैं, भगवान शिव जी का चित्र बना देते हैं, शिव जी का चित्र बना देते हैं, तो उसकी परिकल्पना हम करते हैं, उस चित्र को बनाकर और चित्र बने और चित्र बने और चित्र बने, तो परिकल्पना वो था। ठीक है ना, उसको चित्रकार जानता ही नहीं है असलियत को, छाया का अनुकरण जो है उसका करता है, चित्रकला को जानता ही नहीं है, या चित्र तो वास्तविक में भ्रम उत्पन्न करता है, भ्रम जो है एक भ्रम उत्पन्न चित्र जो है करेगा। इसलिए चित्रकार जो है वास्तव में भगवान को वो चित्रकार मानते हैं और उसके बाद उसका जो अनुसरण करते हैं वो चित्रकार जो है
भ्रम में जीते हैं, ये प्लेटो का मानना है। अब प्लेटो ने काव्य के बारे में अलग अलग बातें कही। मैंने आपको बता दिया कि प्लेटो ने काव्य के बारे में अलग अलग बातें क्यों कही और काव्य का स्थान जो है वो क्यों समाज में नगण्य होना चाहिए, समाज में क्यों स्थान जो है काव्य का नहीं होना चाहिए, ये प्लेटो ने कहा है। अब काव्य के बारे में और कौन कौन सी बातें, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, क्योंकि कवि हृदय थे प्लेटो जो थे वो कवि हृदय थे, कवि का हृदय था उनके पास। उन्होंने काव्य की बात की क्योंकि उस समय की सच्चाई ये थी कि बहुत से लोग यूनान के एंथेस शहर के बहुत से लोग जो थे भोग विलास में डूबे हुए थे और उस समय जो है काव्य मनोरंजन के लिए लिखा जाता था, इसलिए उन्होंने मनोरंजन के जो काव्य लिखा गया उसका उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने काव्य के गुण जो थे, भले ही प्लेटो ने उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर काव्य की निंदा की, ये सच है, काव्य की निंदा की है प्लेटो ने, परंतु काव्य की निंदा उन्होंने उस समय की परिस्थितियों से, उस समय की परिस्थितियां जो थी उस समय की परिस्थितियों प्रभावित होकर काव्य की उन्होंने निंदा की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि श्रेष्ठ काव्य होना क्या चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने जो अधम काव्य है, ठीक है ना, निम्न कोटि का काव्य, उसकी निंदा की, जो कि केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाता है, जो केवल भोग विलास की प्रवृत्ति को बढ़ाता है नागरिकों में और जो समाज के लिए अच्छा नहीं, उस काव्य की निंदा की। उन्होंने अपनी ओर से एक श्रेष्ठ काव्य किसको गिना जाए, ये प्लेटो ने जो है वो कहा है कि श्रेष्ठ काव्य जो है वो क्या है। तो श्रेष्ठ काव्य, इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो जो है वो भेजूंगा श्रेष्ठ काव्य के, क्योंकि मेरे पास मेमोरी अब थोड़ी सी कम बची है। तो आज जो मैंने आपको बताया, मैंने सबसे पहले आपको काव्य सिद्धांत, एक अंतिम इसका टॉपिक रह गया कि श्रेष्ठ काव्य के गुण, प्लेटो क्या क्या मानते थे श्रेष्ठ काव्य के गुण और क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ काव्य किस तरह का होना चाहिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आपने जो मैंने आज आपको पढ़ाया है कि काव्य के बारे में जो प्लेटो ने क्या क्या विचार अपने रखे हैं, उसके अंतर्गत काव्य के बारे में क्या कहते हैं और क्यों काव्य की निंदा की, ये भी मैंने आपको बताया। काव्य की निंदा जो है प्लेटो ने क्यों की और प्लेटो का जन्म, प्लेटो का समय जो था क्या था, कहाँ रहते, यूनान में रहते थे, एंथेस में रहते थे, एंथेस के नागरिकों को एक आदर्श नागरिकों को बनाना चाहते थे, ठीक है ना। और होमर और हेसियाड ने भी काव्य की जो है वो काव्य के बारे में उन्होंने ये कहा है, होमर और हेसियाड ने, कि काव्य का जो लक्ष्य शिक्षा देना और आनंद प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, होमर और हेसियाड ने, मैंने पहले ही कहा, होमर और हेसियाड ने कहा काव्य का जो लक्ष्य है आनंद और शिक्षा देना है, परंतु यहां पर उनका विरोध जो है प्लेटो ने कर दिया, प्लेटो ने उसका विरोध किया, ठीक है। तो कवि के बारे में प्लेटो ने, कवि और काव्य के बारे में प्लेटो का क्या मानना था वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। उसके बारे में कि कवि के बारे में क्या कहते हैं, काव्य के बारे में प्लेटो के मत जो थे वो क्या क्या थे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय की परिस्थिति यूनान में अल्पतंत्र था, सामंत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सत्ता थी। उसके बाद सत्य की बात की कि सच क्या है और लोग क्या मानते हैं, काव्य क्या मानता है सच को, सच की बात की, पलंग का उदाहरण दिया, ये आपने देनी है, पलंग का उदाहरण, सच क्या है, सत्य की व्याख्या किस तरह से की, पलंग का उदाहरण काव्य के बारे में, और अनुकरण, नकल का नकल, ये चार सिद्धांत आपने, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण के बारे में, ठीक है, सत्य की व्याख्या, पलंग का उदाहरण और चित्रकार की चर्चा, चित्रकार जो चित्र बनाता है उसकी चर्चा, चित्रकार की चर्चा, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण के बारे में, पलंग का उदाहरण और सत्य की व्याख्या और काव्य के बारे में प्लेटो का मत, और होमर और हेसियाड का जिक्र भी आपने इसमें करना है, ठीक है। तो कल मैं अगली वीडियो में आपको जो है काव्य के विषय में, काव्य को, श्रेष्ठ काव्य के क्या क्या गुण होते हैं, वैसे तो काव्य की निंदा की, परंतु अधम काव्य की निंदा की, श्रेष्ठ काव्य में क्या क्या गुण होने चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो बता दूंगा। तब तक आपने ये सारा का सारा जो है आपने पढ़ लेना, प्लेटो ने काव्य के बारे, प्लेटो का काव्य सिद्धांत है ये, ठीक है ना, इसको आपने पढ़ना है, इसके पूरी तरह से इसको पढ़ लेना आपने, ठीक है। और इस वीडियो को जो आपने शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक भी आप जो है इसको पहुंचाओ, और वीडियो को अगर समझ नहीं आती है तो एक बार दोबारा से इसको देखो, ध्यान लगाकर इसको आपने सुनना है, जो मैंने बताया है पढ़ना है और सुनना है, ठीक है। किताबें तो होंगी नहीं, आपने जो मैं बोल रहा हूं वही है और उसको आपने पढ़ना है, जो मैंने बातें कही उन्हीं बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये काव्य के बारे में विचार प्लेटो के थे। नेक्स्ट वीडियो में काव्य, श्रेष्ठ काव्य के क्या क्या गुण होने चाहिए वो मैं प्लेटो के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आशा करते हैं जल्दी हम कक्षा में भी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।